बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी। तो इससे पहले हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को देख लीजिए। ये जो प्लेलिस्ट है इसी में आपको पहली और दूसरी क्लास मिल जाएगी, जिसमें हमने सबसे पहली क्लास में ऑब्जेक्टिव्स को देखा था, क्या होता है उद्देश्य मैथमेटिक्स टीचिंग का प्राइमरी लेवल पे और किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको भी समझा था। सेकेंड क्लास में जो है हमने कल उसके ऑब्जेक्टिव्स के बाद नैरो एम, ब्रॉड एम्स, उसको देखने के बाद कल हमने एनसीएफ के ऊपर जो है डिटेल में चर्चा की थी कि एनसीएफ क्या होता है, पूरी तरीके से जिस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे भी कभी कभी 1 या कभी कभी 2 क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को आते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो है आपका वैन हीले की थियरी। तो वैन हीले की थियरी से संबंधित जिस भी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको यहाँ पे रिटन चीज़ें मिल जाएंगी कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में भी क्या कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, एक बार क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो उस केस में उसके बगल में एक घंटी की तरह बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देंगे तो वो उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आपको जो है जितनी भी नोटिफिकेशन है वीडियो को डालते ही वो तुरंत आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, वैन हीले थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली एज इट इज़ पूछ देता है कि जो है वैन हीले की थियरी का नाम क्या है। तो उनकी थियरी जो है वो ज्यामितीय विचार पे, सोच पर आधारित थी। ठीक है, ज्योमेट्रिक थॉट। तो वैन हीले की थियरी का जो आपका कह सकते हैं थियरी का नाम क्या है, तो ज्योमेट्रिक थॉट। तो इसीलिए पूरे के पूरे हेडिंग में मैंने लिया है ताकि जब भी आप हेडिंग पढ़ें तो ये क्वेश्चन आप ऐसे ही आपको याद करने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसको पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़िए, वैन हीले थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। ठीक, इनकी थियरी बेस्ड किस चीज़ के ऊपर थी, ये जितने भी मैंने इसमें पॉइंट्स लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही हैं। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं है कि नहीं, बहुत है। थियरी बहुत इजी है, सिर्फ 3 लेवल्स, 5 टोटल इनके लेवल हैं, 3 लेवल से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, उसको अभी हम देखेंगे। तो थियरी इनकी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ज्योमेट्रिक थिंकिंग के ऊपर बेस्ड इनकी पूरी थियरी है। इट डिस्क्राइब्स द डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच स्टूडेंट प्रोग्रेस वाइल लर्निंग ज्योमेट्री। जब बच्चे ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हुए किस प्रकार से उनका प्रोग्रेस होता है, किस प्रकार से उनका जो सोच है वो बदलता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। ये थियरी इसके अकॉर्डिंग बताती है कि पहले स्तर में बच्चा किस प्रकार से देखता है, समझता है, फिर आगे स्तर पे किस प्रकार से वर्क करता है। तो याद रखिएगा, ज्योमेट्रिक थॉट पे इनकी थियरी है और बेस्ड किस चीज़ के ऊपर है, ज्योमेट्रिक थिंकिंग के ऊपर। इस थियरी में 5 लेवल्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि 5 लेवल्स हैं। अब कई बार आपको देखने को मिलेगा लेवल 4 तक, तो होता है कि नहीं 4 लेवल है, तो 4 नहीं है, ये 5 लेवल उनके टोटल है। स्टार्टिंग जो उसकी होती है ना वो 0 लेवल से होती है कि पहला आपका जैसे हो गया, पहला आपका जैसे हो गया 0 लेवल, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5। ठीक, 5 नहीं रहेगा 4 तक। ठीक, ये इनका क्या है, इनका ये लेवल है। अब इसमें आप काउंट करिए कि ये 5 है या 4 हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड किया है इसीलिए 1 से लेके 4 तक ये तो 4 है ही, और 0 को इंक्लूड करने से इसको एक और ऐड ऑन कर लेंगे तो 5 लेवल हैं। बट वो 5 लेवल का स्टार्ट कहाँ से है, तो क्लास 0 से ये स्टार्ट होता है, इस बात को याद रखिएगा। वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन का स्तर जो है वैन हीले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल, यहाँ हीले की स्पेलिंग में बीच में आई रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, वैन हीले ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल। तो देखिए सबसे पहला स्तर 0 या फिर आप कह सकते हैं जो आपका लेवल 0 है या स्टेज 0 है वो कौन सा है, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण। ठीक है, चूँकि ये जो चक्षु है ये आपके नेत्र को ही हम बोलते हैं संस्कृत में, तो उसी से ये आपका बनाया गया है चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण, कि बच्चा जो है वो विजुअलाइज कर पा रहा है। इसमें अगर आप इंग्लिश में इसके स्टेप्स को देखते हैं तो ये काफ़ी इजी होता है आपको देखना और समझना भी। तो देखिए विजुअलाइजेशन जो है आपका ये क्या हो जाएगा कि मतलब बच्चा किस प्रकार से चीज़ों को देख रहा है, उससे क्या समझ रहा है। हमने इसके ऊपर जो है जब लास्ट टाइम क्लास करी थी तो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, वो ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी लास्ट में, पहले आप इसको समझिए। सेकेंड जो है आपका आएगा स्तर पहला, क्योंकि ये आपका पहला था। स्टेज 1 इज़ विश्लेषण, एनालिसिस,
दूसरा स्तर है अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, उसके बाद है औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, और लास्ट आपका है दृढ़ता, जिसको हम कहते हैं रिगर। कई बार एज इट इज़ ये पांचों से सीधे सीधे नाम पूछ देता है कि विश्लेषण कौन से स्तर का है या दृढ़ता किस स्तर से संबंधित है। तो ये पहली चीज़ तो इसके ये 5 जो है आपके स्टेजेस हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब ये इनकी थियरी का कैसे कैसे चीज़ें होती हैं ये वो बात कह रहा है कि जैसे देखिए, पहला है आपका जो शेप्स है ना, इसको अभी हम समझते हैं। इसको अभी रिटन में भी मैं आपको दे दूंगी, जैसे एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज़ जो दिया हुआ है। ठीक, जो शेप्स है ये, इन शेप्स में जो सबसे पहला है क्लास 0 या स्टेज 0, आपके लेवल 1 का स्टेज 0, वो विजुअलाइजेशन है। डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। बहुत ध्यान से समझिएगा कि बच्चे को जो दिखा उसके आधार पे उसने बांट दिया, जो दिख रहा है। अब उसको इस शेप को पता है कि इसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब ऐसी कोई चीज़ उसको दिखेगी तो वो उसको ट्रायंगल की कैटेगरी में रखेगा। सर्कल है, उसको जो भी सर्कल की तरह दिखेगा वो उसको सर्कल की कैटेगरी में रखेगा। रेक्टेंगल है तो स्क्वायर सबको वो, क्योंकि वो उसके स्टार्टिंग का स्टेज है। ठीक, तो ये शेप्स को जो आकार उसको दिखाए जाएंगे उनके अपीयरेंस के बेसिस पे उनको एक में करने की कोशिश करेगा। ये क्या है? विजुअलाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेज 0 और स्टेज 1 से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस। और उसमें भी अगर मैं आपको कहूँ कि जिसमें से ये लोग पूछते हैं उसमें एक्यूरेटली ये चीज़ आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा आपके स्टेज 1 एनालिसिस से क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। ठीक, डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अभी तक क्या था कि बच्चे ने देखा कि अच्छा वो 3 तरफ से घिरा हुआ है तो वो ट्राइंगल कह दिया उसने कि 3 साइड से उसके हैं। अब वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बताएगा। प्रॉपर्टीज़ इन द सेंस कि पहले उसको ये शेप दिखाया गया तो ये उसके लिए दोनों के दोनों क्या थी, मान लीजिए कि एक डब्बा था जो रेक्टेंगल है, बट अब वो देख रहा है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कि ये रेक्टेंगल है बट ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो एक रोम्बस भी हो सकता है। तो अब उसके अंदर क्या आ गया है कि वो शेप्स को नहीं, उनको प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान देगा। ठीक, ये आपका एनालिसिस है। वो विश्लेषण कर पाएगा कि 2 एक जैसे दिखने वाली चीज़ें अंतर हो सकता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। थर्ड है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स। अब ये क्या कह रहा है कि इसने देखी, सबसे पहले शेप्स को देखा, फिर उनकी एक क्लासेस को डिस्क्राइब किया कि ये इस क्लास का है, ट्रायंगल का है ये। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को उसने समझना शुरू कर दिया किस स्टेज में, एनालिसिस में। ठीक, अब इसके बाद रिलेशनशिप। अब प्रॉपर्टी जब उसने जान ली तो अब आता है आपका स्टेज 2 लेवल 3 इनफॉर्मल डिडक्शन। रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड द रिलेशन अमंग देम विच असिस्ट स्टूडेंट इन लॉजिकली ऑर्डरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप। अब इस केस में क्या है कि अभी तक जो उसने प्रॉपर्टी को देखा, अब उस प्रॉपर्टी के बीच में भी ये रिलेशन को फाइंड आउट करने में धीरे धीरे कैपेबल हो जाता है कि उस प्रॉपर्टी की क्या इम्पॉर्टेंस है और उनके बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। उसको लॉजिकली वो क्या कर पाएगा, इस्टेब्लिश कर पाने में सक्षम हो जाता है उसके बेसिस पे। ठीक, अब इसके मदद से इन्होंने क्या किया, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़। ये आप जब पेपर 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर 2 जो बच्चे देंगे ये उनमें पूछता है कि डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिसमें 4th इनका है क्या, डिडक्शन। डिडक्शन का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले आपने किसी को मतलब एक पूरा चीज़ों को प्रूव कर दिया, फिर बाद में जाके उसके पार्ट्स को देख रहे हैं आप। मतलब पहले आपने एक पूरे के पूरे उसके क्या उसका है थियरम है या जो भी चीज़ उसको प्रूव करनी है उसको प्रूव कर लेता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उससे जनरल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को निकालना शुरू करता है। तो देखिए इसमें क्या है कि अटेन्स लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रूव्स थियरम डिडक्टिवली। ये डिडक्शन स्टेज में क्या करेगा कि इसके अंदर क्या होगा, लॉजिकल एबिलिटी आ जाएगी और वो थियरम्स को प्रूव करने के लायक हो जाएगा। और इसके बाद वो क्या करता है, एनालिसिस करेगा। अब जो उसने थियरम को प्रूव करना सीखा है, अब उस थियरम के आधार पर कुछ नई चीज़ों को बनाना वो सीखेगा। एस्टेब्लिशेस एंड एनालाइजेस थियरम्स इन डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम। ठीक है, उसके आधार पर कि जो उसने सीखा उसके आधार पे यहाँ पर वो उसको अप्लाई करेगा। क्लियर है? तो दिस इज द 5 आप कह सकते हैं स्टेजेस हैं जो कि लेवल 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। नाम याद रखने के लिए देखिए बहुत इजी है, मैं आपको अभी ट्रिक बताऊंगी बट पहले इसको अच्छे से आप करिए। फर्स्ट वन इज योर विजुअलाइजेशन, ठीक है, जो आपका चाक्षुषीकरण है। नेक्स्ट इज योर एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन और रिगर। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है कि 0 लेवल
वो आपका था 0 लेवल पे कौन है भाई, विजुअलाइजेशन, जो कि शेप्स के बारे में बताता है। शेप्स इन द उसका मतलब क्या है कि जो आकृतियों को, एक समान आकृति को एक जगह रखेगा, दूसरी समान आकृति को दूसरे उसमें। तो विजुअलाइजेशन के आधार पे, जो उसने देखा उसके आधार पे 1 पे एनालिसिस आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इज पुट अप फ्रॉम हेयर, बहुत ध्यान से समझिएगा। विश्लेषण करेगा, शेप्स को देख लिया, अब उनको क्लासेस में बांटना, उनके प्रॉपर्टीज़ को जानना, ये किस में आएगा, एनालिसिस में। लेवल 2 आएगा आपका इनफॉर्मल डिडक्शन। अब जो ये इसने शेप्स को जाना, देखा, अब उनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा कि हर रेक्टेंगल दिखती हुई चीज़ रेक्टेंगल ही नहीं होती है। उसके बाद वो थ्योरम को प्रूव करेगा इन द डिडक्शन स्टेज। एंड लेवल 4 एंड द लास्ट इज रिगर, यहाँ पे वो इस्टेब्लिश करेगा और एनालाइज करेगा थ्योरम को, पोस्टुलेट्स को, इन सारी चीज़ों को। अब यहीं पे हम इनके लेवल को याद रखने के लिए कई बार पेपर में जिस हिसाब का ये लोग स्टेटमेंट और एजर्शन या फिर रीअरेंज करने के लिए देते, तो हो सकता है कि ये लोग ऐसा क्वेश्चन दे दें कि भाई इसको क्रम से करिए लेवल 0 से लेवल 4 तक। तो उसके लिए भी और साथ में आपको याद रहे जो ट्रिक है इसका कि कैसे हम इनके स्टेप्स को याद रखें, तो वो आपका है वाई डियर। क्या है, वाई डियर। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने क्लासेस करी होंगी तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। वाई डियर तो आपको याद रखना है कि जैसे वैन हीले थियरी ही है, तो वैन हीले का ले लीजिए कि वैन हीले है वाई डियर, वैन हीले इज इक्वल टू वाई डियर। 3 से 4 बार जब आप बोलेंगे तो अगली बार जब आप इस थियरी को जैसे ही देखेंगे वैन हीले, तुरंत ये पांचों के पांचों जो आपके लेवल्स हैं, जो 0 से लेके 4 तक स्टार्ट हैं, वो एज इट इज़ आपके माइंड पे आ जाएंगे सामने कि इनके 5 स्टेप ये हैं। अब देखिए पहला वी क्या है, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, ये आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। क्लियर, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, डिडक्शन एंड रिगर। इन पांचों का मतलब भी आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। आपने लेक्चर सुन रहे होंगे, आपको पता लग रहा होगा। ठीक, तो वाई डियर इज इक्वल टू वैन हीले, ये याद रखने का तरीका है। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर आपको जो है ऊपर के फिगर से नहीं समझ में आएगा तो यहाँ भी वही चीज़ दिया हुआ है। द वैन हीले, ये आपके एनसीईआरटी से ली हुई फिगर है। द वैन हीले थियरी ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थ्रू विच स्टूडेंट प्रोग्रेस व्हेन लर्निंग ज्योमेट्री। लर्निंग मतलब जब वो ज्योमेट्री को सीख रहा होता है, किन किन प्रकार से बच्चा जो है वो क्या करता है, प्रोग्रेस करता है। देखिए पहला विजुअल है, जो आपका विजुअलाइजेशन है। डिस्क्राइब शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, सामने से जो दिखा वो वैसा ही है, ये वो स्टेज है। बाद में जाएगा तो शेप दिख रहा है, ठीक है, वो भी 4, उसके भी साइड से इसके भी 4 हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। तो अब प्रॉपर्टीज़ की बात आ जाएगी एनालिसिस में। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को तो समझेंगे बट उनके बीच के रिलेशनशिप को भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। डिडक्शन में वो थियरम्स को प्रूव करेंगे, डिडक्टिवली और लॉजिकल जो है आपकी एबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। रिगर सबसे आखिरी स्टेज है जहाँ पे कि वो अब उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे, बहुत हायर स्टेज होती है कि अब वो कुछ नया पोस्टुलेट, उससे कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे। क्लियर, According to Van Hille's theory of geometric thought, the 5 levels of geometric understanding are visualization, analysis, informal deduction, formal deduction and rigor। ये 5 आपने कर लिया। अब ये क्वेश्चन है इनफॉर्मल डिडक्शन, ये पांचों है। स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द क्वाड्रिलेटरल्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। कक्षा, ये क्वेश्चन है कि जैसे पांचों का नाम इन्होंने यहाँ बता दिया है। अब कह रहा है कि क्लास 7th का बच्चा है, उसको कहा जा रहा है कि आप क्लासीफाई करिए क्वाड्रिलेटरल्स को अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। दीज स्टूडेंट आर एट, अब ये किस लेवल पे हैं एट वैन हिले ज्योमेट्रिकल थॉट। लेट्स सी द ऑप्शन। विजुअलाइजेशन स्टेज है, एनालिसिस है, इनफॉर्मल डिडक्शन है, फॉर्मल डिडक्शन है। एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसको पहले समझें वाला कि मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार अपने से पढ़ें और फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखें। और इसका पहले आप आंसर बताएं, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपने अपना आंसर जो है वो टिक कर लिया होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल सही, एनालिसिस। क्यों एनालिसिस होगा, अब देखिए ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें तो अब बाद में आएंगी। यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे दिया है ना कि क्वाड्रिलेटरल है भाई, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है, बट उसके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे उसको बताया रहा है। तो प्रॉपर्टीज़ कहीं भी आएगा, एनालिसिस। अगर यहीं कह देता क्वाड्रिलेटरल अकॉर्डिंग टू देयर अपीयरेंस, अपीयरेंस आ जाता तो ये आपका विजुअलाइजेशन में चला जाता। अब कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल का दूसरे क्वाड्रिलेटरल के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहा है, तो वो आपका 3rd में चला जाता, इनफॉर्मल डिडक्शन में। क्लियर, इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एनालिसिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।
अब इसके बाद हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग, जिससे क्वेश्चन आता है कौन सा इसमें से गलत है, या आपको जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि बताइए कौन सा है 1, 2 या 4th या फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, इस टाइप से स्टेटमेंट दे देगा और ऐसे आपको ये क्वेश्चन देता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट मैपिंग को लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बेसिक अगर मैं पूछूं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग सुन करके, ये शब्द सुनकर क्या दिमाग में आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने पहले पढ़ा होगा, उनको पता लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट है कोई भी संप्रत्यय है, हिंदी में इसको संप्रत्यय कहेंगे, कोई भी संप्रत्यय है उसको हम किस रूप में समझते हैं। अब उसको आसानी से समझने के लिए हो सकता है हम कई तरीके अपनाएं, उन तरीकों को जिससे कि हम उनको ईजिली रिकॉल कर पाते हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट मैपिंग। अब ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है, हो सकता है मैं जिस मेथड से पढ़ती हूँ मेरे लिए आसानी हो, सामने वाले के लिए न हो, उसके लिए कोई और मेथड हो। सो कॉन्सेप्ट मैपिंग बेसिकली क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, एक संप्रत्यय जो सीखा हुआ है, जो दूसरा संप्रत्यय आप सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं, उन दोनों को कैसे हम रिलेट करें और इजीली अंडरस्टैंड करें। जैसे कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अब आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है और जो आज आप टीचर आपको क्लास में सिखाएंगी, उस न्यू नॉलेज के साथ, जो प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज के साथ क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो ये इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी और फिर आगे जा कर के वो आपको एक पूरे होल के रूप में वो देखने को मिलेगा। और अगर क्या हुआ, अगर आपने कनेक्ट नहीं कर पाए तो ये सब आपको अलग अलग चंक्स में रहेंगे, आपके दिमाग में आपको पता तो है किंतु वो क्या है कि सिस्टमैटिक नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके में नहीं है, आते हुए भी आप उन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डालने के पीछे इसको करिकुलम या सीटेट के एग्ज़ाम में यही है कि एज अ टीचर इस चीज़ को आप समझें कि कॉन्सेप्ट मैपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बच्चे को शुरुआत से ही उसके इस पोर्शन पे हमको ध्यान देना होता है। अगर एक छोटा बच्चा है, आपने उसको बताया, देखिए जो टाइम है वो इस चीज़ को डिमांड नहीं करता कि आप बहुत बल्कि कंटेंट लेकर आ रहे हैं, पूरी की पूरी लाइन भर भर के लिख रहे हैं, वही आप टीचर को भी पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो टर्म कहना चाह रहा है, जो वो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है, वो समझ में आ रहा है। वो जितने कम से कम शब्दों में आप बता सकते हैं, वो एक टीचर की स्पेशलिटी है, ठीक। अदरवाइज बल्कि कंटेंट प्रोवाइड करना कि नहीं पूरे के पूरे इज़, एम, आर, ग्रामर लगा के पूरा दिए जा रहे हैं, बच्चा भी उसको पढ़ के देख के बोर हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं करना। कॉन्सेप्ट मैपिंग कई फॉर्मेट में हो सकती है, फ्लो चार्ट के रूप में हो सकती है, कई तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, सिस्टमैटिक ड्राइंग विच शो रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, सबसे पहली चीज़ है कि ये एक आपका सिमेटिक ड्राइंग होती है, सिस्टमैटिक भी होती है बट सिमेटिक होती है। स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है प्याजे में स्कीमा वर्ड। स्कीमा वर्ड क्या डिनोट करता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना नॉलेज का, कि आप किसी भी ज्ञान को ले रहे हैं उसका जो एकदम स्टार्टिंग का है, जहाँ से आप पूरा बेसिक से उस चीज़ को बता रहे हैं, तो ये उसकी सिमेटिक ड्राइंग है विच शो रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, जो कि कई कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ने का काम कर रही है, ठीक। वो क्या है आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग। हायरार्किकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, फ्लो चार्ट के रूप में हो सकता है, ट्री डायग्राम के रूप में हो सकता है, कई फॉर्मेट में हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर विच मीन्स आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्री है, अब ट्री से हमको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अब देखिए ये एक सिमेटिक ड्राइंग है और हायरार्किकल है, एक के बाद एक उससे जुड़ा हुआ है, तो यही हायरार्की होती है। मतलब हायरार्की का सेंस क्या है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे से कनेक्ट है तीसरा, तीसरे से चौथा, दिस इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है। कौन, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ऐसे ही तो हम याद रखते हैं ना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को, ठीक। बिल्ड बाई बोथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यही मार खाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ बिल्ड बाई बोथ लिखा है, याद रखिएगा हमेशा। दोनों के द्वारा बन सकता है, टीचर भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं, टीचर भी बच्चे भी, टीचर बना करके बच्चों को प्रोवाइड भी कर सकता है, लर्नर खुद के सेल्फ स्टडी में भी इसको लागू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट मैपिंग इज़ डन बाई बोथ। कनेक्ट न्यू कॉन्सेप्ट एंड द प्रीवियस नॉलेज, ये नए कॉन्सेप्ट को प्रीवियस नॉलेज के साथ क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। कौन, कॉन्सेप्ट मैपिंग। मेथड विच मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल, इसकी मदद से जो आपका लर्निंग होता है वो मीनिंगफुल भी होता है और उसके साथ में सक्सेसफुल भी होता है।
आप ये चीज़ को ट्राई करिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट मैपिंग का यूज़ करते हैं, मैं बहुत करती हूँ अपने स्टडी में, इससे न सिर्फ आपका टाइम बचता है, अगर आपने एक दिन, ठीक है, एक दिन इस चीज़ को मानिए, आप एक बार ट्राई करिए। अगर आपने एक दिन किसी टॉपिक को आधे घंटे पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, आपको समझ में आया, उसमें आप पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करिए। एकाएक ये चीज़ नहीं आती है, धीरे धीरे आप करेंगे तब आपको आएगी। उसमें से अगर मान लीजिए आधे घंटे में आपने किसी चीज़ को पढ़ा, हाफ एन आवर आपने 30 मिनट दिए और आपको वो चीज़ आ गई, अब आपने उसको लिखा, सिर्फ उसके की टू की पॉइंट्स को लिखा, जैसे फ्लो चार्ट के रूप में ही आपने बना लिया। अब मान लीजिए कि वो आपको बनाने में 15 मिनट लगता है। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को रीड आउट करेंगे तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स, तीसरी चौथी बार रिवाइज़ करेंगे 5 मिनट, उसके बाद बस आप उसको देखेंगे और सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद आने लगेंगी। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका होता है और ये तरीका हर एक टीचर को ज़रूर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे प्रपोर्शनल रीजनिंग स्ट्रेंथन स्पेशल थिंकिंग। एक साथ कई चीज़ों को कई डायमेंशंस में सोचने को मजबूर करता है कॉन्सेप्ट मैपिंग। आपको क्या क्या चीज़ें उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट हैं, क्या क्या नेगेटिव हैं, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्या कॉजेज़ हैं, हर एक चीज़, मतलब हर एक दिशा में आप सोच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट मैपिंग। वही चीज़ ये बता रहा है कि भाई ये प्रपोर्शनल रीजनिंग को और स्पेशल थिंकिंग को काफ़ी मजबूत करता है। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, ट्रीज़ हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या बना सकते हैं और क्या देते हैं, क्या एक्सचेंज करते हैं, हर एक चीज़ों को आप यहाँ लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैप्स आर कॉमनली यूज्ड इन मैथमेटिक टीचिंग। ठीक है, इसको हम मैथमेटिक्स टीचिंग में यूज़ करते हैं बेसिकली, विच, और ये तो सिर्फ मैथ में दिया है, हालांकि इसको हर एक सब्जेक्ट में यूज़ करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देगा। अब देखिए, इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डिपिक्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। पहले आप इसको खुद से पढ़िए। इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑल द सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। दे कैन बी एज डायग्नोस्टिक टूल टू आइडेंटिफाई डिफिकल्टी इन लर्निंग दैट स्टूडेंट आर फेसिंग। दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इंसाइट इन टू अ नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे आपको जो है ये 3 ऑप्शन आपको गिवन है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। वीडियो को पॉज करके पहले इनको पढ़िए और इसके साथ ही ऑप्शंस को देख लीजिए और अपना ऑप्शन टिक कर लीजिए। तो चलिए अब बताते हैं कि पहला कह रहा है कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो कि रिलेशन बताता है कि जितने भी सब कॉन्सेप्ट है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वाले बताए जाने वाले उसके सब कॉन्सेप्ट, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता है ये। तो ठीक है, बात तो सही है। इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट, तो पहली चीज़ समझने वाली, लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता है। क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही चलता है? हम तो ऐसे 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 अलग अलग बना रहे हैं ना, तो लीनियर तो हुआ ही नहीं है। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। दैट मीन्स कि ये लीनियर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही कट गया। याद रखिएगा, लीनियर का मतलब एक सीधा होता है, एक स्केल की लाइन होती है ना सीधी एकदम, दैट इज़ लीनियर। ठीक, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब चीज़ हम उसमें जान रहे, तो वो कॉम्प्लेक्स है। दे कैन बी यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल टू आइडेंटिफाई डिफ़िकल्टी। तो ये तो बात सही है कि इसको हम एक डायग्नोस्टिक टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम अलग अलग डायमेंशन में बच्चे को भी करवा सकते हैं और टीचर खुद भी ड्रॉ कर सकता है। ठीक, दे हेल्प अ टीचर टू गेन न्यू इंसाइट्स इनटू द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी अच्छी बात है कि भाई टीचर्स को भी देगा। तो आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट मैप। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? क्लियर? तो इसका जो है, देखिए हमारा सबसे पहला जो पहला है वो एकदम सही है। ऑप्शन बी जिसमें जिसमें रहेगा वो आपका कट हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही कि डायग्नोस्टिक टूल के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जानने के लिए कि उनको दिक्कत कहाँ हो रही है, और टीचर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो बी ऑप्शन जिसमें जिसमें है वो आपका गलत होगा। यहाँ बी एंड सी, बी एंड डी, इसमें तो तीनों में बी है। एक और ऑप्शन लेना चाहिए बट वो है नहीं। देखिए यहाँ पे ये जो बी है ना, इसकी जगह जो है यहाँ पर ए होगा, ए, सी और डी, बस बी नहीं होगा। ऑप्शन बी जो है बस वो गलत है, बाकी सही है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ए होगा, ठीक है, ए सी डी, बाकी तीनों सही है और उसके अलावा जो है आपका वो गलत है। आई थिंक एक जो ऑप्शन यहाँ पर नहीं प्रिंट हो पाया वो ए सी डी का ही था जिसमें है, क्योंकि बी जिसमें जिसमें रहेगा वो आपका नहीं होगा। ठीक, तो ये हमने आज कॉन्सेप्ट मैप को और वैन हीले के थियरी को पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
ठीक, इसके आगे वाली क्लासेस में हम आगे जो है सिमेट्री, जो एक आपका टॉपिक है जिसमें अलग अलग लेटर से भी पूछता है कि कितने बनते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए, अगर कोई डाउट रह गया हो, क्लास में कोई चीज़ न समझ में आई हो, तो उसको जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा आपको सेशन कैसा लगा वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं, समझ में आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।